हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गव क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ाने वाला हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी आप लोग फिक्स्ड एसेट्स की परचेज सेल करते हैं या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जो उसको सेल करते हैं, तो उनसे जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इसमें फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से जो कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है आपका प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स तो आप लोगों को पता ही है, जैसे आपका लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज हैं, ये सब आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। अगर आप इनको सोल्ड करते हो तो सोल्ड करने से कैश का इनफ्लो होता है और वो इनफ्लो आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेते हैं। जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लाइक आपकी गुडविल है, आपका ट्रेडमार्क है, आपका कॉपीराइट है। अगर आप इन एसेट्स को भी बेचते हैं और उससे कुछ कैश का इनफ्लो होता है तो वो भी आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आपका प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है जो आपके 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसे बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। अगर आप इनको सोल्ड करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा और वो इनफ्लो आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड कर लेंगे क्योंकि इससे भी आपके पास कैश आ रही है। फोर्थ नंबर पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, अगर आप कोई डिवेंचर्स खरीदेंगे, कोई सिक्योरिटीज खरीदेंगे, कोई बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा। या अगर आप लोग किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो वहां से आपको डिविडेंड मिलता है। तो ये जो आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपको इन्वेस्टमेंट करने से ही मिल रहा है। तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की ही इनकम है और आपके पास कैश आ रही है, इसलिए ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दी जाएगी। फिफ्थ नंबर पे आपका रेंट रिसीव्ड। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली है, ठीक, आपने उस बिल्डिंग को किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो उससे जो भी इनकम होगी, जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी कैश का इनफ्लो होगा वो भी आपका इन्वेस्टमेंट करने से ही हो रहा है, इसलिए ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है और वो भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो यहां से लेस होंगे। जब आपके पास से कैश का आउटफ्लो होगा तो वो यहां से लेस हो जाएगा। अब किन किन चीजों से आउटफ्लो होता है वो देखिए। पहले नंबर पे परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड या बिल्डिंग है। अगर आप इनको परचेज करते हैं तो बिजनेस से कैश जा रही होती है, कैश का आउटफ्लो हो रहा होता है, इसलिए आप परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट यहां से लेस कर लेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट है परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप गुडविल परचेज कर रहे हैं या कॉपीराइट परचेज कर रहे हैं या आप लोग पेटेंट परचेज कर रहे हैं तो भी आपके पास से या बिजनेस के पास से कैश का आउटफ्लो होगा। तो कैश का जो आउटफ्लो हो रहा है और बिजनेस के पास से कैश जा रही है तो वो भी आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहां से लेस कर लेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिंपल, जैसे कि जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके पास, उसकी वजह से आपके पास से कैश जा रही होती है, कैश का आउटफ्लो हो रहा होता है, इसलिए आप इसको भी यहां से लेस कर लेते हैं। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितनी कैश की इनफ्लो ओवरऑल हुई है या फिर आउटफ्लो हुआ है वो निकल के आ जाएगा। अगर इनफ्लो हुआ होगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यही अगर आपका ओवरऑल आंसर निगेटिव आ जाए या माइनस में आ जाए तो ये माना जाएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। तब आप लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। बच्चों, ये हमारा पहला एग्जांपल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इसमें आप लोगों को प्लांट और मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस जो 1 अप्रैल 2014 का दिया है वो 7,20,000 रुपीज दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस जो 31 मार्च 2015 का दिया है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 8,60,000 रुपीज।
इसके अलावा आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, वो पहली इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये होता है कि एक मतलब टोटल मशीनरीज पे एक पर्टिकुलर ईयर में जो डेप लग रहा है, डेट इज कॉल्ड डेप ड्यूरिंग द ईयर। ठीक। सेकंड नंबर पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो प्लांट मशीनरी हैविंग अ रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ 1,10,000 रुपीज वाज सोल्ड फॉर 1,25,000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि एक प्लांट मशीनरी है जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,10,000 है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? मशीनरी की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू है, उसे बोलते हैं हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक। आफ्टर डेप्रिसिएशन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो उसकी करंट वैल्यू होती है, उसे ही बोलते हैं हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक। इसका मतलब ये कि आप लोगों को इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है। और इसको आपने सोल्ड कितने में किया? 1,25,000 रुपीज। अब इससे आप प्लांट मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे और उनसे जो इंफॉर्मेशंस निकल करके आएंगी, उनका आप बाकी एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग में किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे, वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग प्लांट मशीनरी अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा 2 में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। अब ये डेबिट में क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्लांट मशीनरी हमारी एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस ही होता है। ठीक। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 8,60,000 रुपीज से हमारा बाई में आ जाएगा। इसके बाद जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, डेप्रिसिएशंस आपके जितने भी होंगे सब बाई में आएंगे, बाय डेप्रिसिएशन। इसके बाद बताया जा रहा है आप लोगों को कि एक प्लांट मशीनरी है जिसकी वैल्यू 1,10,000 है करंट टाइम पे, आपने इसको 1,25,000 में सोल्ड कर दिया है। तो अगर आप 1,10,000 की मशीनरी को अगर 1,25,000 में सोल्ड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जो प्रॉफिट्स होते हैं वो 2 में आते हैं, डेबिट साइड में। यहाँ पर जो लॉसेस होंगे वो आपके बाई साइड में आ जाएंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट जो हुआ है आपका 15,000 रुपीज का, वो प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से 15,000। जो आपने मशीनरी सोल्ड की है 1,25,000 में सोल्ड की है, वो बाई में आएगी, बाई बैंक करके। अब आप दोनों साइड की अमाउंट को सम करेंगे और बैलेंस निकालेंगे, और वो बैलेंस आप लोग टू बैंक के नाम से शो कर देंगे। यहां पे जो बैलेंस निकल के आएगा आप लोगों का, वो जो भी निकल करके आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यहां से जितने भी बैलेंसेस निकल करके आएंगे, ये जो भी आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट्स किए हैं, उनका ट्रीटमेंट आप कहां कहां करेंगे। पहली बात, ये जो आपने डेप्रिसिएशन दिखाया है, ये डेप्रिसिएशन आप लोग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड कर लेंगे। इसका मतलब डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। ठीक। जो बाई बैंक है, एक्चुअल में आपकी सेल है ये, और सेल्स जो होती है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होती है। ये जो टू बैंक करके जो अमाउंट निकल करके आएगी, ये आपकी परचेज होगी, और परचेज की जो अमाउंट होगी वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेस कर देंगे। जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट है, ये हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो होता है, वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर दिया जाता है। तो इसे आप लोग जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से जो प्रॉफिट आया है, इसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस कर लेंगे। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाने से कौन कौन सी अमाउंट्स, कौन कौन सी एक्टिविटी में ऐड और लेस हो रही हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं आप लोगों को सेकंड एग्जांपल बताने जा रहा हूं इसका। बच्चों, हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप लोगों को प्लांट और मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 4 लाख रुपीज दे रखा है,
जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 6 लाख रुपीस दे रखा है। इसके अलावा आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे बताया जा रहा है मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़। एक मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपये है। डेप्रिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000 रुपीज़, उस पर जो अब तक डेप्रिएशन लग चुका है वो 15,000 रुपीज़ लग चुका है। वो सोल्ड फॉर 40,000 रुपीज़, आपने उसको 40,000 में सोल्ड कर दिया है। डेप्रिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 55,000 रुपीज़। जो डेप्रिएशन की जो अमाउंट है इस साल की ऑल मशीनरीज पर वो 55,000 रुपीज़ है। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो मशीन है उसकी कॉस्ट 50,000 रुपये। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो मशीनरी आपने जब परचेज की थी तो 50,000 में परचेज की थी और उस पर जो डेप्रिएशन लगा 50,000 लगा है। तो 50,000 की मशीनरी पर अगर 15,000 रुपये डेप लग चुका है तो अब जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है या जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 35,000 रुपीज़ आ रही है। और 35,000 रुपीज़ की मशीनरी को अगर आप 40,000 में सोल्ड करेंगे तो ओवरऑल आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट आप लोग प्लांट मशीनरी अकाउंट के 2 साइड में दिखा देते हैं, ठीक, डेबिट साइड में। और जो डेप्रिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है ये आपको ये बता रहा है कि किसी भी कंपनी के पास कोई एक मशीनरी तो होती नहीं है, एक से ज़्यादा मशीनरी होती हैं, तो सारी मशीनरीज का जो डेप्रिएशन है इस साल का वो 55,000 रुपीज़ है, ठीक। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसका प्लांट मशीनरी अकाउंट में किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। देखिए, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो 4 लाख रुपीज़ है, ये आप यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 6 लाख है, इसको आप लोग बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। प्लांट मशीनरी हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स डेबिट होती है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आया है, ठीक। इसके अलावा मशीनरी जो 50,000 की थी अगर उससे 15,000 रुपये डेप्रिएशन लग जाएगा तो उसकी वैल्यू बचेगी 35,000 रुपीज़। सोल्ड आपने 40 में किया है तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। जो प्रॉफिट है वो यहाँ डेबिट साइड में आएगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से। और जो आपने मशीनरी सोल्ड की है वो बाय बैंक के नाम से आएगी। 35,000 में सोल्ड किया आपने, एक्चुअली 40,000 में सोल्ड किया आपने, तो 40,000 रुपीज आपके बाय बैंक करके आ जाएंगे। और इसमें जो ओवरऑल आपका करंट ईयर में जो डेप्रिएशन लग रहा है वो 55,000 रुपीज का लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग बाय डेप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर 2 डेप्रिएशन दिए हैं। जो ये वाला डेप्रिएशन दिया हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के काम आएगा, ठीक। और जो ये वाला डेप्रिएशन दिया है जो करंट ईयर का है, जो सारी मशीनरीज का करंट ईयर का ड्यूरिंग द ईयर का दे रखा है, यही आप लोग प्लांट मशीनरी अकाउंट के बाय साइड में शो भी करेंगे और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही वाला डेप्रिएशन ऐड करेंगे। इस वाले डेप्रिसिएशन का केवल रोल इतना ही है कि ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का काम आएगा। जो भी आपकी पर्टिकुलर मशीन सोल्ड हो रही है और उसमें से ये डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, सिर्फ इतना ही काम इसका है। बाकी जो ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप ही होगा यही आपका प्लांट मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे और यही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने ओवरऑल सब कुछ दिखाई दिया है। अब आप लोग इसमें से इसको लेस कर लेंगे और जो इसका बैलेंस आएगा उस बैलेंस को आप लोग 2 बैंक करके दिखा देंगे। यहाँ 2 बैंक का मतलब होता है परचेज और बाय बैंक का मतलब होता है सेल्स, ठीक। और इसका बैलेंस अप्रॉक्स 2,90,000 रुपीज आएगा। अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट 2,90,000 रुपीज आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप लोगों ने प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाया है इसमें से कौन कौन सी अमाउंट कौन कौन सी एक्टिविटीज में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले जो बाय बैंक करके आई है ये सेल है और जो सेल होगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी। तो ऐड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अलावा जो हमारा डेप्रिसिएशन है आप लोगों को पता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। तो ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ये आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस हो जाएगा। तो लेस इन
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये जो टू बैंक है, ये टू बैंक आपका परचेज है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेस हो जाती है। आपको पता है कि जो सेल होती है उससे कैश का इनफ्लो होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होती है। जो परचेज है उससे कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेस होती है। तो लेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग का प्लांट मशीनरी अकाउंट क्रिएट हो गया है, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि किस तरीके से बनता है, एंड इसमें से कौन कौन से आइटम्स कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर ऐड हो रह सकते हैं। अब मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बनाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।